जनवरी महीने की कड़कड़ाती सर्दी की एक सुबह निखिल अपनी पत्नी और बेटी के साथ मंदिर के दर्शन करके बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। अजी क्या हुआ जी? किसे ढूंढ रहे हो? भगवान के दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए। ठंड भी बहुत ज्यादा है। इधर उधर इसलिए देख रहा हूँ कि कोई चाय वाला दिखाई दे जाए। आते समय मैंने देखा तो था, पर किस तरफ था ये याद नहीं आ रहा। वो तीनों मंदिर से थोड़ा और आगे निकल कर आते हैं तो देखते हैं एक कोने पर एक बूढ़ी औरत अपने आप को गरम शॉल में लपेटे हुए चाय बना रही है। वो दो लोगों को चाय देती है और वो लोग चाय पीते हुए वहां से चल देते हैं। निखिल उनके पास जाकर कहता है, अम्मा, 3 चाय बना दो। ठीक है बेटा, आह, तुम आराम से बैठो, मैं अभी चाय बनाकर देती हूँ। वो तीनों वहीं पर रखे हुए एक बेंच पर बैठ जाते हैं। वो बूढ़ी दादी जल्दी से चाय का सामान चूल्हे पर रखती है और चाय बनाने लगती है। अम्मा, आज के जमाने में भी तुम चूल्हे पर चाय बना रही हो? गैस या स्टोव क्यों नहीं रखती? बेटा, ये सब तो नए जमाने की चीज है। चूल्हे की चाय का स्वाद ही कुछ और होता है। अम्मा, अभी तो सुबह के 7 बजे हैं। कितने बजे बैठ जाती हो चाय बनाने के लिए? और इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अरे बेटा, सुबह 5 बजे मैं यहाँ आ जाती हूँ। श्रद्धालु सुबह सुबह मंदिर के दर्शन करने आते हैं तो मेरे हाथ की चाय भी पीकर जाते हैं। और रही बात इस उम्र में काम करने की, तो बेटा कोई अपनी मर्जी से इस उम्र में काम नहीं करता। बस वो तो वक्त और हालात है जो ये सब करवाते हैं। क्या किया जाए? फिर वो तीनों को चाय पीने के लिए देती है और चाय का स्वाद इतना बढ़िया था कि निखिल एक चाय की और डिमांड कर देता है। दादी, आप बहुत अच्छी चाय बनाती हो। मैंने आज तक इतनी अच्छी चाय कभी नहीं पी। तभी वो बूढ़ी औरत एक कप में चाय डालकर उस छोटी लड़की को और देती है। अच्छा, तुझे चाय इतनी अच्छी लगी? इधर आ, एक कप चाय और ले मेरी तरफ से। निखिल चाय पी चुका था। वो खड़ा होता है। वो पर्स खोलकर बूढ़ी दादी से पूछता है, कितने पैसे हुए अम्मा? 4 रुपए बेटा। मजाक कर रही हो? भला 4 रुपए एक चाय के अम्मा? आज के जमाने में चाय का रेट 20 रुपए हो चुका है। अरे बेटा, मेरी जितनी जरूरत है मैं उतने ही पैसे लेती हूँ। मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। इतने पैसों का फिर मैं क्या करूंगी? 2 टाइम का खाना मिल जाए, बस इतना ही काफी है। मुझे कौन सा किसी को अपनी जायदाद बांटनी है। अम्मा, 4 रुपए तो बहुत ही कम ले रही हो। आपकी चाय का स्वाद तो इतना अच्छा है कि आप 50 रुपए भी लोगी तो भी लोग खुशी खुशी दे देंगे। ना ना बेटा, इतनी मेरी जरूरत ही नहीं है। इस उम्र में कब भगवान का बुलावा आ जाए क्या पता। 1 रुपए की चाय बस मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। हाँ। अम्मा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ देखा है जो आप इतनी निराश हो गई हो। बेटा समझकर मुझे बता सकती हो? निखिल अपने परिवार के साथ वहीं बैठ जाता है और दादी से बोलता है कि वो उसे बताएं कि वो क्यों 1 रुपए की चाय बेच रही हैं। अरे बेटा, सुबह सुबह भगवान के दर्शन करके आए हो। मन अच्छा है क्या? मुझ दुखियारी की कहानी सुनोगे? नहीं अम्मा, कहानी तो मैं सुनकर ही जाऊंगा। अरे क्या बताऊं बेटा, वक्त की मार है जो यहाँ बैठी हूँ। एक समय ऐसा भी था जब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। 2 जवान बेटे थे और बेटों की शादी भी कर दी थी। हंसता खेलता परिवार देखकर लगता था जैसे भगवान ने मुझे सारी नेमतें दे रखी हैं। मैं दिन रात बस भगवान का शुक्र अदा करती थी। फिर एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। हॉस्पिटल ले जाते रास्ते में ही उनका देहांत हो गया। बेटों ने क्रियाकर्म कर दिया और आकर मेरे पास बैठ गए। माँ बाबूजी चले गए, पर तू अपना हाथ हमेशा हमारे सर पर रखना। बेटा, जब तक सांसें लिखी है मैं अपने बच्चों के साथ ही रहने वाली हूँ और मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ ही रहेगा। माँ, बाबूजी के खो जाने का बहुत दुख हो रहा है। डर लग रहा है।
अरे डर कैसा बेटा, ये समय तो हर किसी की जिंदगी में आता है। बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भरा पूरा परिवार देख कर गए हैं। फिर कुछ दिन बाद उनकी 13वीं हो गई और उसके बाद मेरे बेटों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। अम्मा, बाबूजी के जाने के बाद हम दोनों भाइयों को आधी आधी जमीन जायदाद और उनका रखा हुआ पैसा मिलना चाहिए। बेटा, बाप दादाओं की जायदाद सब आगे वाले लोगों को ही मिलती है। तुम इतना परेशान क्यों हो? वक्त आने पर तुम दोनों को बराबर बराबर हिस्सा बांट दूंगी। माँ, ये क्या बात हुई बांट दूंगी? अभी हम दोनों को अलग कर दो और हमारा हिस्सा दे दो। हम अपनी अपनी जिंदगी देखेंगे। और मुझे कौन देखेगा? मेरे इस सवाल पर दोनों बेटे चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। बड़े भैया आपको देखेंगे क्योंकि वो बड़े हैं। अरे ये कहाँ लिखा हुआ है कि बड़ा बेटा ही माँ बाप का ख्याल रखेगा? तुम भी तो रख सकते हो। और अगर मैं माँ का ख्याल रखूंगा तो एक हिस्सा मैं भी माँ की देखभाल का तुमसे लूंगा। अरे माँ के लिए हिस्से की क्या जरूरत है? तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर है। या तो फिर ऐसा कर लेते हैं, 6 महीने तुम माँ को अपने साथ रखना और 6 महीने मैं अपने साथ रख लूंगा। मेरे दोनों बेटे कुत्ते बिल्लियों की तरह जायदाद और मुझे लेकर लड़ रहे थे। तभी मेरे पोता पोती वहां पर आए और उन्हें लड़ता हुआ देखकर वो सब सहम कर खड़े हो गए। तब मैंने उन दोनों को चुप करा दिया। चुप हो जाओ मेरे नालायक बेटो, मुझे तुम लोगों से ऐसी उम्मीद हरगिज भी नहीं थी। और तुम जो ये सब कुछ मेरे सामने और इन मासूम बच्चों के सामने कर रहे हो, मत भूलो कि आज तुम जो बीज डाल रहे हो उसका पौधा तुम्हें ही काटना होगा। हाँ। तभी मेरी बात सुनकर वो दोनों वहां से चले गए और सारे बच्चों को मैंने अपने पास बुलाकर उन्हें कहानी सुनाने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पोता पोती अपने माँ बाप की तरह एक दिन उनसे भी जायदाद के लिए लड़ाई करें। पर वो कहावत है ना कि एक चिंगारी सारे जंगल को जलाकर राख कर देती है। बस बंटवारे की बात मेरे बेटों के मन में दिन रात खटकती रही और एक दिन मैंने बड़े बेटे के कमरे से आती हुई आवाज सुना। बुढ़िया सांप की तरह सारी जायदाद पर कुंडली मारकर बैठी है। अजी मेरी मानो तो कहीं छोड़ कर आ जाओ इसे, या तो फिर जहर देकर मार डालो। हाँ। कैसी बातें कर रही हो? माँ है मेरी, जहर कैसे दे दूं? तो फिर मेरा भी सर खाने की जरूरत नहीं है। दिन रात जब देखो जायदाद जायदाद बोलते रहते हो। मैं चुपचाप वहां से चली आई। उसके बाद मैंने कुछ दिन बाद अपने छोटे बेटे और उसकी पत्नी को बात करते हुए सुना। माँ तो सब चीजों पर ऐसे बैठ गई है पर फिर भी नहीं हिल रही। इतनी उम्र हो गई, अब मर जाना चाहिए था अब तक तो। अजीब, बुढ़िया तो वैसे भी कितनी सेहतमंद है और आज तक तो कोई बीमारी भी नहीं हुई है, वरना तो दवाई का ओवरडोज दे देते। मैं उन लोगों की बात सुनकर मन ही मन हंस रही थी। क्या ये वही बेटे हैं जिन्हें मैं बचपन से लेकर आज तक इतना प्यार करती आई? उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती रही और आज पैसे के आगे उन्हें मां दिखाई नहीं दे रही। फिर मैंने फैसला किया कि ऐसी जायदाद का मैं क्या करूं जिसे लेकर मेरी औलाद मुझे दिन रात कोस रही है। वो कहावत है ना, हरे भरे पेड़ को अगर दिन रात कोसा जाए तो वो भी सूख जाता है। अपने बेटों के आलीशान घर में तिल तिल मरने से तो अच्छा था कि मैं आजादी की सांस लेती। अगले दिन मैं वकील के पास गई और दोनों बेटों को आधी आधी जायदाद बांटकर उनके हाथ में कागज पकड़ा दिए और अपनी छोटी सी अटैची लेकर मैं वहां से निकल आई। फिर यहाँ 2 दिन मंदिर में बिताए और उसके बाद ख्याल आया ऐसे यहाँ बैठकर जिंदगी नहीं कटने वाली, कुछ काम करना चाहिए। बस बेटा, उस दिन से मैं यहाँ पर चाय बेचने लगी। मेरी जरूरत ही क्या है, 2 टाइम का खाना। और अब तो यहाँ के सब लोग मुझे बूढ़ी दादी कहते हैं, इतना प्यार देते हैं। मुझे अपने परिवार की कमी कभी खलती ही नहीं। अभी तुम बैठे हो, थोड़ी देर बाद कोई और आकर बैठ जाएगा।
बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। रात को भगवान का नाम लेकर सो जाती हूँ, फिर सुबह भगवान का नाम लेकर काम शुरू कर देती हूँ। अम्मा, बड़ी दुख भरी कहानी है तेरी, लेकिन सलाम है तेरे हौसले को। स्वाभिमान की 2 रोटी बहुत होती है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा माँ। मुझे अपना बेटा ही समझना, और ये लो मेरा फोन नंबर। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हिचकना मत। बेटा, एक बात और बताऊं मैं तुम्हें अपने बारे में। हाँ माँ, बताओ ना। जब से मैं यहाँ 1 रुपए की चाय बेच रही हूँ, तब से यहाँ पर न जाने कितने लोग आए हैं। सब लोगों ने मुझसे बातें की है और कितनों ने मुझे अपनी माँ भी माना है। अब तुम बताओ, मैं काहे घाटे में हूँ? मेरे इतने सारे बेटे हैं, वो 2 बेटे अगर ना भी हुए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरे भी घर में मेरी सास है, उनके साथ कभी कभी तू मैं हो जाती है, लेकिन आपकी कहानी सुनने के बाद अब मैं कसम खाती हूँ कि उन्हें हमेशा खुश रखूंगी, ताकि वो अपनी दुआओं के साथ हमें रखें। जीती रहो बेटी। देखा तुमने, 1 रुपए की चाय बेचने के कितने फायदे हैं। ये कहकर बूढ़ी दादी हंसने लगती हैं। निखिल और उसकी पत्नी और बेटी उनके साथ थोड़ी देर और बात करते हैं और फिर अपनी कार में बैठकर वो चले जाते हैं। कमाल का जज्बा है दादी का। सच मुझ में बड़ी ही नालायक औलाद है, इतनी अच्छी माँ का प्यार खो दिया। सही कहा तुमने, लेकिन ये मत भूलो, उनकी 1 रुपए की चाय में कमाल का जादू है। एक रिश्ता खोने के बाद देखो उन्हें कितने रिश्ते वहां पर मिल गए हैं, और उनके चेहरे पर संतोष का भाव देखकर लगता है कि वो भी बेहद खुश हैं। और उधर बूढ़ी दादी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि इस उम्र में भी स्वाभिमान के साथ जिंदा है। हाँ हाँ मधु, बस अभिषेक का एडमिशन कराना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर तू कहे तो मैं थोड़े दिन रुककर शहर देख लूंगी। चल फिर ठीक है, तू अगले हफ्ते सोमवार तक पहुंच जा। आशा और मधु ने फोन रख दिया। आशा और मधु दोनों बहनें थीं, और आशा गांव में रहती थी और मधु एक बहुत बड़े शहर में। आशा के बेटे ने 12वीं अच्छे नंबरों से पास की थी और वो चाहती थी कि आगे की पढ़ाई वो शहर में करे, इसलिए उसने अपनी बहन से मदद मांगी। मधु ने ना चाहते हुए भी हाँ बोला, क्योंकि आशा ने पहले ही ये बात अपने माता पिता को बता दी थी और आशा की माँ ने मधु से कहा था कि उसका दिल मत तोड़ना, उसके बेटे का एडमिशन करा देना। अगले हफ्ते मेरी बहन आ रही है। मैं मना करना चाहती थी, लेकिन अब क्या करूं, मेरे बाबा ने बोला तो मना नहीं कर पाई। तुम जानो या बहन जाने, मुझे बीच में मत घसीटना। मैं बस तुम्हें बता दूंगा कि इस कॉलेज में एडमिशन करा लो। मुझे नेहा का भी एडमिशन कराना है। मैं अपनी बेटी का पहले देखूंगा या उसका। मैं भी कहाँ चाहती थी, अब आ रही है तो क्या कर सकती हो। 1 हफ्ते बाद आशा अपने पति और बेटे के साथ मधु के यहाँ आती है। वो पहली बार मधु के यहाँ आ रही थी। आज तक जब भी बहनों की बातें होती थी तो या तो फोन पर होती थी या वो अपनी माँ के घर मिलते थे। बड़ा आलीशान सा घर देखकर आशा मधु को मुबारकबाद देती है। बस ये सब तो इनकी मेहनत का नतीजा है। इनका शुरू से ही अरमान था कि घर हो तो बस बड़ा हो और पूरी तरह सजा हो। बेतरकीब घर तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आता। चलो तुम लोग बैठो, मैं तुम लोग के लिए खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। मधु आवाज देकर नौकर को बुलाती है। दोनों हाथ जोड़कर वहां पर खड़े हो जाते हैं। तब मधु बताती है कि खाने पीने का लेकर आओ और उसके बाद आशा और उसकी फैमिली को गेस्ट हाउस में ले जाओ। आशा भी पढ़ी लिखी थी। बहन के मुंह से गेस्ट हाउस सुनकर उसे थोड़ा सा बुरा लगा। उसे तो लगा था कि बहन उसे अपने साथ रखेगी, फिर वो दोनों बहनें बहुत सारी बातें करेंगी। चाय पानी पीने के बाद आशा गेस्ट हाउस में जाती है। मौसी का घर कितना बड़ा है। बस मेरा एडमिशन हो जाए, क्या पता मैं मौसी के यहीं रहूं। देखो अभिषेक, क्योंकि हमें शहर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, इसलिए हमने उनसे मदद मांगी। लेकिन किसी को भी परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम हॉस्टल में रहोगे और मैं सारा खर्चा उठाऊंगा। ठीक है बाबा। और उधर मधु, नेहा, अभिषेक तुम्हारी मौसी का लड़का है, उसे थोड़ी एडमिशन में मदद करना। क्या मम्मी, मैं अपना एडमिशन देखूं या उसका एडमिशन देखूं? फूहर गंवार कहीं का। कपड़े देखें क्या पहन कर आए हैं, और बालों में ढेर सारा तेल। मैं उसके साथ किसी भी कॉलेज में नहीं जाऊंगी। बेटा, रिश्तेदारी है, निभानी पड़ती है, तो आप निभाओ ना, मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो? मधु अपने पति से कहती है। उसका पति कहता है कि वो ठीक तो कह रही है, वो उसके साथ घूमती फिरती कितनी बुरी लगेगी। तुम्हारी बहन है, तुम्हारा भांजा है, तुम जाकर उसका एडमिशन कराओ। मधु मन मार कर रह जाती है।
अगले दिन वो अभिषेक उसके माता पिता के साथ एक कॉलेज में जाती है और वहां पर फॉर्म भरवाती है। अभिषेक एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी था और उसने अपनी 12वीं 96% मार्क्स से क्लियर की थी, इसलिए उसको एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी, ये बात वो जानता था। और वहीं नेहा के नंबर 75% आए थे, लेकिन उसके पिता ने अपनी पहुंच से उसका एडमिशन एक बड़े कॉलेज में फिक्स कर दिया था। कॉलेज के एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। अभिषेक ने अपनी मौसी को शहर घुमाने के लिए बोला। वैसे तो शहर में ऐसा कुछ खास है नहीं, 4 हिस्टोरिकल प्लेस हैं, कुछ मॉल अच्छे हैं और कुछ मार्केट अच्छी है, लेकिन बच्चे यहाँ पर खर्चा बहुत होता है। और तुम तो जानते ही हो कि गांव में सामान खरीदना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इतने पैसे में तो यहाँ पर एक पैंट शर्ट ही आती है। पैसे की कोई टेंशन नहीं है मधु दीदी, अभिषेक पहली बार यहाँ आए हैं इसलिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा है। तभी मधु का पति भी वहां आ जाता है तो आशा का पति उसके पति से कहता है, भाई साहब, 1 हफ्ता हो गया हमें यहाँ आए हुए। आप तो इतने बिजी हैं, पूरे ईद का चांद हो गए हो। भाई थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठो। हम कौन सा रोज रोज आने वाले हैं। एक काम करते हैं, क्यों ना हम सब कल घूमने के लिए चलें। मधु अपने पति की तरफ देखकर इशारा करती है कि हाँ कह दो। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसे तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा मसरूफियत ज्यादा है आजकल, लेकिन कोई बात नहीं। परसों आप लोग जा रहे हैं ना, चलो कल का दिन आपको दिया। आशा का पति थोड़ा सा उदास हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने अपना एक दिन भीख की तरह उसे दिया है, पर उसने सोचा उसे कौन सा रोज रोज यहाँ आना है। चलो कोई बात नहीं, रिश्तेदार है, थोड़ा सा ऊंच नीच चलती है। नेहा को जब ये पता चलता है कि सब लोग घूमने जा रहे हैं, वो बहुत मुंह बनाती है, लेकिन मधु के इसरार करने पर वो हाँ बोल देती है और अगले दिन सब लोग घूमने के लिए जाते हैं। वाह मौसी, शहर कितना अच्छा लग रहा है। कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम तो इनके सामने छोटे बौने हैं। भला ये कौन सा तरीका हुआ तारीफ करने का। भला हम क्यों बौने होते। मेरे पापा चाहे तो यहाँ पर भी एक फ्लैट खरीद सकते हैं। क्यों पापा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी जहां हाथ रखे मैं वहां फ्लैट ले लूं। बेटा अभिषेक पहली बार शहर आया है, इसलिए उसे ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लग रही हैं। कोई बात नहीं, होता है होता है। अभिषेक मन मारकर चुप होकर बैठ जाता है। उसे लगता है जैसे कि वो कुछ भी बोलेगा तो नेहा उसकी हर बात को काट देगी। वो सब बहुत सारी जगह घूमते फिरते हैं, लेकिन हर जगह आशा के परिवार को ये बताया जाता है कि तुम लोगों ने शहर पहली बार देखा है और तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। शाम होने को थी। मधु ने खाने के लिए एक अच्छे से होटल को चुना। मधु का पति मधु को लेकर साइड में जाता है और उधर आशा का पति हाथ धोने के लिए उधर से गुजरता है, लेकिन मधु के पति और मधु की नजर उस पर नहीं पड़ती, लेकिन वो उन दोनों के बीच में हो रही बातचीत को सुन लेता है। क्या जरूरत थी इतने महंगे होटल में लाने की। गांव से उठकर आए हैं, कहीं पर भी खाना खिलाते तो अपने आप बड़ा ही महसूस करते। पैसा कमाती नहीं हो ना, इसलिए पता नहीं है कि कहाँ उड़ाने और कहाँ नहीं उड़ाने। प्लीज अभी कुछ मत कहो, जो कहना है घर जाकर कहना, कहीं उन लोगों को शक ना हो जाए कि कुछ गड़बड़ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या लगता है। बस ये सोच लो कि आज का इतना खर्चा मेरा बेफालतू में हो गया। इतनी बात सुनने के बाद आशा का पति चुपचाप वॉशरूम में चला जाता है। अब फिर सब लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। भाई साहब, बुरा नहीं मानना, लेकिन एक छोटी सी चीज जानना चाहूंगा। आप साल भर का कितना कमा लेते हैं? यही 1.5 से 2 करोड़। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आप बताइए, आप कितना कमा लेते हैं? बस गुजारे लायक कमा ही लेते हैं। आपको तो पता है मैं तो जमींदार आदमी हूँ। 2 मेरे आम के बाग हैं और एक अंगूर का बाग है, और दोनों ही सीजन पर आते हैं। बस हो ही जाती है 3 से 4 करोड़ की इनकम। ये सुनते ही मधु का पति आंख फाड़ कर आशा के पति की तरफ देखता है। खाना खाते हुए नेहा की चम्मच मुंह में ही अटक जाती है। पर क्या बताएं भाई साहब, हम लोग ठहरे गांव के आदमी सीधे साधे रहते हैं। दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभिषेक का यहाँ एडमिशन हो जाएगा तो अपना हॉस्टल में रहेगा। घर में 4 भैंसें बंधी हुई हैं, 2 गायें हैं, घी दूध की कोई कमी नहीं है, और 12 बीघा का एक खेत है जिस पर एक घर के लिए गेहूं वगैरह सारी चीजें हो जाती हैं। मधु का पति अच्छे से समझ गया था कि वो ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने मधु और उसके बीच की बात को सुन लिया है। वो गुस्से में मधु की तरफ देखता है और खाना छोड़कर वहां से चला जाता है, और नेहा भी अपने पापा के पीछे पीछे चली जाती है। आशा, मेरी बहन, बुरा मत मानना, इनका स्वभाव ही ऐसा है। तुमने बिल्कुल सही कहा मधु, उनका स्वभाव ही ऐसा है, तभी वो इस तरह से कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते। माना हम बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन दिखावा क्यों करें? जब से मैं आई हूँ देख रही थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी बहन। तुम लोगों को शायद लगा कि गांव से उठकर ऐसे ही आ गए, पर ऐसा नहीं है। हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। अगर तुम अपने घर पर ना भी ठहराती तो हम किसी होटल में भी आराम से ठहर सकते थे, पर मुझे लगा कि रिश्तेदारी में
अपनापन होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे दीदी, आप क्यों शर्मिंदा हो? आपने हमारी मदद करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस आपको ये सब इसलिए बोला कि आप समझ सकें कि आपके सामने वाला बंदा अगर अच्छा दिख नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमाता नहीं है या उसके पास पैसे नहीं है। सीधी सादी गांव की वेशभूषा में रहते हैं, जैसा देश वैसा भेष। हमें किसी चीज का बुरा नहीं लगता। बस अगर आप बोल देती तो ये सारे खर्चे मैं खुद उठा लेता। खाने का सारा मजा किरकिरा हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी आशा के पति ने वहां का सारा बिल पे करा, जो कि एक अच्छी खासी रकम थी। और फिर अलग से खाना पैक कराकर वो मधु के पति और बेटी के लिए लेकर आया और घर जाकर, जीजा जी, जब आपकी शादी मधु से हुई थी तब मुझे आप अपने जीजा जी कम और बड़े भाई जैसे ज्यादा लगे। आप लोग शहर आ गए, हम लोग गांव में रह गए, लेकिन क्या हम लोगों के दिल बदल गए, खून बदल गया या हम लोगों का रिश्ता बदल गया? कुछ भी तो नहीं बदला था। बस पैसा इंसान को बदल देता है। और शायद आपको ये लगा कि हम लोगों के पास कुछ नहीं है। जानता हूँ मेरा व्यवहार आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और मैं वहां से इसलिए उठकर चला आया क्योंकि मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं अपने थोड़े से पैसे पर इतना इतरा गया, जबकि आप लोग इतना कमाने के बाद भी कितने सहज और सरल थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सभी लोग आपस में बैठकर अपने गिले शिकवे दूर करते हैं। नेहा भी अभिषेक को मदद करने का वादा करती है, लेकिन ये एक मुलाकात शहर की बहन और गांव की बहन के बीच में यादगार बन गई।